हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। अगर आप लोग कहोगे कि सर इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चन जो मेरे पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो करवा दो तो मैं वो भी आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे चलते हैं। ठीक है, जो है कि जल्दी जल्दी से हम लोग जो है यहाँ पर में, ठीक है, हम लोग हमारे क्वेश्चन को पहला जो है फ्रेंड्स पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए एक बार ये मैप का जो है वो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि ये वो रहे, एक रिकॉर्ड रहे। ठीक है, चलिए गुड जी। जी मीनू कुमारी जी, जबरदस्ती का पंगा ले लिया आपने। ठीक है, चलिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो आर्टिकल नंबर 280 जो है, ठीक है, 280 ये आप लोगों का इससे डील करता है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है आप लोगों का। ठीक है, हर 5 साल में किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2 पॉइंट आप लोगों के हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड, 16वां जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगा? ठीक है, बनाया गया है आप लोगों का अरविंद पनगाड़िया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अभी प्रोफेसर है। तो अरविंद पनगाड़िया इसके चेयरमैन है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सभी लोग लिखते जाइए। आप लोगों का 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगाड़िया, ठीक है, चेयरमैन। लिख दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। बस एक बार लिख दो, 16th फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगाड़िया, चेयरमैन। सेक्रेटरी कौन है? आप लोगों को आ जाएगा आपके, क्योंकि ऑप्शन रहेगा आपके पास में। ठीक है, ऋत्विक पांडे, ऋत्विक पांडे। ठीक है, ये क्या है उसके? ऋत्विक पांडे उसके सेक्रेटरी है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज आपको याद रखनी है कि इनको अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपनी है। इनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है 31 अक्टूबर 2025 तक। 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे ये। इसके बाद में 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक इनकी रिपोर्ट लागू रहेगी। ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है, 2026 से इनका जो भी रिकमेंडेशन देंगे वो तब से लेकर 31 मार्च 31 मार्च, ठीक है, 2031 तक इनका जो भी सिफारिश रहेंगी वो लागू रहेगी। रिपोर्ट कब तक सौंपना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और सिफारिश कब से कब तक लागू रहेंगी? जो पुराने क्वेश्चंस आपके जो 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर में पूछे गए, उनके आधार पे आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, उनके आधार पर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है याद रखनी है आप लोगों ने। 1 अप्रैल, ठीक है, 2026 से 31 मार्च 2031 तक ये लागू रहेंगे। लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। इसके चेयरमैन और इसके सेक्रेटरी का नाम याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि 15वें जो फाइनेंस कमीशन था, ठीक है, 15वें फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे एन.के. सिंह। ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एन.के. सिंह थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बस ये इतना ही अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को 15वें फाइनेंस कमीशन के लिए याद रखना है, क्योंकि 16वें फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। ओके, इसके अलावा जो आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस कमीशन करता क्या है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 280 के अनुसार जो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, वो रिकमेंडेशन देता है। क्या देता है? सिफारिश करता है। क्या कंपलसरी होती है उसकी? स्टेटमेंट में बना के दिया जा सकता है कि कंपलसरी होती है? नहीं। ठीक है, वो उनकी जो है यहां पर में कंपलसरी नहीं होती, ये याद रखना। उनकी सिफारिशें कंपलसरी नहीं होती है। संघ और राज्यों के बीच में कर राजस्व का वितरण कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे का बंटवारा कितना हो, स्टेट गवर्नमेंट को कितना शेयर देना चाहिए, जितना जो पैसा, मान लीजिए कि 100 चॉकलेट है केंद्र सरकार के पास में टैक्स के रूप में आई है, उसमें से राज्य सरकारों को कितनी चॉकलेट्स देनी है, ठीक है, ये रिकमेंडेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि 15वां जो फाइनेंस कमीशन था, ये क्वेश्चन बन सकता है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसने कहा था कि राज्यों में 41% बांटो, 41%। जो 14वां फाइनेंस कमीशन था उसने कहा था, ठीक है, 42% बांटो। तो ये 15वें फाइनेंस कमीशन ने 1% कम कर दिया था। बस इतनी चीज याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 41% पैसा जो है, जो केंद्र सरकार के पास में जितना भी पैसा आता है उसका 41% राज्य सरकार में बांटना चाहिए। अब वो केंद्र सरकार के ऊपर है, उसको लागू करे, माने या ना माने। ठीक है, जनरली मान लिया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन बन सकते हैं,
जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे अगर आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए यहां पर आप लोग। जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अरविंद जो है पनगारिया जी है, इनको नियुक्त किया गया, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है सचिव के रूप में। तो सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आप लोगों का, ठीक है, ऋत्विक पांडे को, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ऋत्विक पांडे, श्री ऋत्विक पांडे जी को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आगे देखिए आप लोग, प्रत्येक वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष में की जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत, ठीक है, 280 के तहत हर 5 साल में हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं, फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में जो है अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। आप लोग कमेंट में करते जाइए ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए। 4 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है फाइनेंस कमीशन की? फाइनेंस कमीशन की ड्यूटी होती है कि संघ मतलब कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो कर राजस्व है, जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसका वितरण कितना होना चाहिए, ठीक है, उसकी सिफारिश करना कि कितना पैसा केंद्र सरकार रखेगा और कितना पैसा राज्य सरकार के अंदर में बांट देगा, उसकी सिफारिश करना। मेन काम उसका ये होता है, पैसे का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग जो था उसने कितने परसेंट जो है राज्य के अंदर में बांटने के लिए जो है अपनी रिकमेंडेशन दी थी, कितना परसेंट, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 41% कही थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। मतलब जितना पैसा केंद्र सरकार के पास में आता है उसमें से 41% वो अलग अलग राज्यों के अंदर में बांटेगा, ये सिफारिश की थी। टोटल 41%, ठीक है। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसमें से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। अब देखिए ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब 15वें वित्त आयोग का तो खेल खत्म हो गया। 16वीं वित्त आयोग आप लोगों को याद रखना है अभी, क्योंकि 15वीं वित्त आयोग से तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है ना। अभी ये 67वां वित्त आयोग 67वीं बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। अब आप लोग याद रखिए कि मेंबर्स जो है 16 फाइनेंस कमीशन के कौन है, ठीक है। अजय नारायण झा, ठीक है, अजय नारायण झा, ठीक है। एनी जॉर्ज मैथ्यू इनका नाम है पूरा, ठीक है। निरंजन, ठीक है, राजाध्यक्ष, निरंजन राजाध्यक्ष, ठीक है। सौम्या घोष, सौम्या कांति घोष, ये जो है फ्रेंड्स इनके नाम याद रखने आप सभी लोगों ने। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, अध्यक्ष भी आप लोग याद रख लीजिए, अध्यक्ष है अरविंद पनगारिया, ठीक है, अरविंद पनगारिया। तो अजय झा, एनी मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्या घोष। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोगों ने इसको एक हल्का फुल्का भी याद रख लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करने के अंदर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी ना भी लेते तो भी चलता, आप लोग कुछ नहीं करते, बट मुझे लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़कर जाए। जितने भी लोग हैं वो लोग सारे के सारे लोग अच्छे से एक बार इसको देख ले, आप सभी के सभी लोग। अगर आप लोग कहोगे कि कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को करवाने हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, ठीक है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार, जैसे केंद्र सरकार जो है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन का गठन करती है, वैसे राज्य सरकार जो होती है ना, वो भी राज्य वित्त आयोग का गठन करती है, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, जिसको आप लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं, राज्य वित्त आयोग, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ओके, ठीक है। इसका आर्टिकल है 243I के तहत में राज्य का, जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो है फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, वैसे ही राज्य के अंदर में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? गवर्नर करता है, गवर्नर। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग।
जैसे केंद्र सरकार में जो फाइनेंस कमीशन बनता है केंद्र सरकार के अंदर में, ठीक है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे का बंटवारा करता है। वैसे ही राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और जो पंचायतें और लोकल गवर्नमेंट होती है उनमें पैसों का बंटवारा करता है। बस इतनी सी बात है। राज्य वित्त आयोग के गठन गवर्नर करता है और केंद्र वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय वित्त आयोग का आर्टिकल है यहाँ पर 280, राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल है 243I। ठीक है, इतनी सी बात है उसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम जो है फ्रेंड्स वो निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया आप लोगों का बिहार एपीओ की एग्जाम में से, आप लोग बस इतना इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओगे आप लोगों का कि आप लोग क्या चाहते हो कि और मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं, अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इसके अलावा वाले भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अभी आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करवा सकता हूँ, क्योंकि अभी अदरवाइज जो है मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि पेड क्लास के अंदर में मैं उसको लूँगा। ठीक है, उस क्लास को तो अगर आप लोग कहोगे तो यहीं पे हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आप लोगों का भी फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के रिस्पांस जो है फ्रेंड्स बताते रहेंगे कि क्या करना है, इसको हमने कंटिन्यू या फिर मैंने वहां पर मैं कंटिन्यू करनी है क्लास को। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय तेल निगम। ठीक है, सांविधिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग सांविधिक नहीं है। सांविधिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसको कानून के द्वारा बनाया जाता है, कानून के द्वारा। ठीक है, कानून के द्वारा बनाया जाता है। जबकि वित्त आयोग आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि डायरेक्टली संवैधानिक संस्था है, ये सांविधिक नहीं है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, क्योंकि इसका आर्टिकल है, जिस भी संस्था का आर्टिकल होता है वो संवैधानिक होती है। सांविधिक उसको बोलते हैं जिसका कोई आर्टिकल ना हो संविधान के अंदर में। ठीक है, तो इसका तो वित्त आयोग का तो आर्टिकल है ना, तो वो संवैधानिक हो जाता है आप लोगों का, वो निर्वाचन आयोग आपका। ठीक है, आपका सॉरी यहाँ पर में वित्त आयोग आपका। संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? तो राज्य और केंद्र के बीच में वित्त से संबंधित है। 43वीं बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हमारे। ठीक है जी, आपका वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है? सांविधिक का मतलब होता है आपका जो कानून के द्वारा बनाया गया हो, और संवैधानिक का मतलब होता है जिसका आर्टिकल हो। अगर इसका आर्टिकल है तो ये सांविधिक हो ही नहीं सकता, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है, 280 के तहत इसकी स्थापना की गई है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती है, सलाह ही दे सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। पहले वित्त आयोग का गठन 1950 में नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों का 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, 1951 में हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, पहले वित्त आयोग के। तो आप लोगों का 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांविधिक नहीं, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका जो निरस्त हुई थी। वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 280 के तहत। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका किया गया है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहात्मक होती है, मतलब सलाह के तौर पर ही ली जाती है। ठीक है, और पहला वित्त आयोग आपका 1951 में बना था, केसी नियोगी उसके अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन कौन से इससे किया जाता है? आप लोग देखिए 64वीं बीपीएससी में। अब तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में कर देंगे। ठीक है, जल्दी से पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। जी देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपके, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखिए कि आर्टिकल नंबर 280 आप लोगों को दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स कि और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के जो मैंने आप लोगों को फाइनेंस कमीशन कराना था वो आप लोगों का हो गया, जो फाइनेंस कमीशन के आज के क्वेश्चन थे आप लोगों के। ठीक है, ओके, फाइनेंस कमीशन के आप लोगों के, फाइनेंस कमीशन जीएस के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। अब आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों को करवाना है और आगे में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग रेडी हो तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को करा देता हूं। आप लोगों को सबसे पहले रिट्स की बात है, कई सारे लोग थे जो रिट्स जानना चाहते थे, तो रिट्स में पढ़ा देता हूं आप लोगों को। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यदि आपको पुलिस पकड़ कर लेकर जाए
और आपका कोई रिश्तेदार कोर्ट में जाए और बोले कि भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर में ये हमारा, ठीक है, राजू है, ठीक है, राजू को पुलिस ने पकड़ के लेके चली गई, ठीक है, और ये नेहा उसकी पत्नी, ठीक है, अब वो कोर्ट चली गई कि मेरे राजू को जो है वो कोर्ट पुलिस उठाकर लेके चली गई है, या इसको जबरदस्ती बंद कर दिया गया है, या इसको अगवा कर लिया गया है। तो कोर्ट जो है वो पुलिस को आदेश दे सकता है कि राजू को सशरीर, ठीक है, उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। तो किसी व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए आदेश जारी करना हेबियस कॉर्पस कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, शारीरिक रूप से उसको लेकर आओ यहां पर मैं हमारे सामने प्रस्तुत करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स परमादेश, ठीक है, जिसको मैंडेमस कहते हैं, वी कमांड। अगर कोई जो है अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई सरकारी अधिकारी है और अपना काम नहीं कर रहा, जिसके वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। मान लीजिए कि आप जो है तहसील में जा रहे हो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ठीक है, कि आप पैदा हुए थे, इसका प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन वो अधिकारी बोल रहा है नहीं तुम पैदा ही नहीं हुए, ठीक है। अब आपका भाई अधिकार है, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिले करके आपके कुछ ताकि आप जॉब पे लग सके, ठीक है, अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सके, राइट टू लाइफ के अंदर में आ जाएगा वो आपका। बट वो अधिकारी आपका अपना काम ही नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट उसको आदेश देगा, हम आदेश देते हैं कि भाई ये काम करो तुम, ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करो, तो परमादेश, ठीक है, मैंडेमस इसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। प्रतिषेध, ठीक है, या फिर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को बोलती है कि अपने हद में रहो, ठीक है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अपने ये वाला काम तुमको अलाउड नहीं है, तुम मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बिहार पटना हाईकोर्ट जो है वो तमिलनाडु के कोई केस के अंदर में फैसला सुनाने लगे, तो उस केस के अंदर में प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है, प्रतिषेध लगाया जा सकता है हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि देखो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन केवल बिहार राज्य तक सीमित है, तुम तमिलनाडु के केस के अंदर में फैसला नहीं सुना सकते। तो जो बड़ी अदालतें होती है वो अपनी छोटे वाली अदालतों को अपना अधिकार क्षेत्र पार करने से रोक सकती है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। एक होता है उत्प्रेषण, ठीक है, सर्श्योररी। ये इसमें क्या होता है कि जो निचली अदालतें होती है उसके पास में कोई केस है तो हायर कोर्ट बोलेंगे कि भाई तुम रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, तो हमारे तरफ में केस ट्रांसफर कर दे। तो निचली अदालतों के फैसले को अपने पास बुला लेना या निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देना, ठीक है। जैसे मान लो कि निचली अदालत ने आपको जो है यहाँ पर में राजू को मौत की सजा सुना दी, ठीक है, कि इसको फांसी पे लटका दो। अब नेहा जो है वो रोते रोते सुप्रीम कोर्ट चली गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सर्श्योररी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर में रोक लगा देगा, उस जो है ना यहाँ पर मैं स्क्वैश कर देगा उस ऑर्डर को, बोलेगा कि हम अब वापस से सुनेंगे इस मामले को, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको सर्श्योररी कहते हैं। को वारंटो का मतलब होता है पूछना। कोई एक अधिकारी है वो आपके घर के सामने गड्ढा खोद रहा है, अब आप लोग कोर्ट चले गए, ठीक है, नेहा जो है कोर्ट चली गई, मेरे घर के सामने गड्ढा क्यों खोद रहे करके, ठीक है, तो कोर्ट उससे पूछ सकती है उस अधिकारी से, भाई तुम्हारे पास में क्या अधिकार है कि तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है, चलो हमारे को बताओ क्या क्वा वारंटो, क्या अधिकार है तुम्हारे पास में ये करने का, क्वा वारंटो, ठीक है। अधिकार पृच्छा, ये आपके 5 जो है फ्रेंड्स रिट्स है, ये ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट इसको जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आप लोगों के कुछ जो रिट्स है, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पर में देखे। अब रिट्स जो है किसके द्वारा इशू किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे, ठीक है। 4.1 के 4.0 के लिए बैच तो कुमारी सोनू जी, देखिए वो नीचे में नंबर चल रहा है ना उस पर, या फिर आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पे डायरेक्टली जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल में कैसा है ना कि अभी फिलहाल में कल बच्चों का पेपर है, अभी पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते, ठीक है। बाकी मैं आपको कल वगैरह बता दूंगा, या आप किसी से पूछ के कर सकते हो, या कोई और क्लास में देख लेना। अभी फिलहाल में कल बच्चों का पेपर है। पहले रिट्स आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ओनली, या फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आप लोगों का आंसर रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, क्वा वारंटो, ये 5 प्रकार की रिट्स जो है वो जारी की जा सकती है। ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस लेख का या रिट्स का इस्तेमाल अनुच्छेद 32 में किया जा सकता है। हेबियस कॉर्पस है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी बंदे को या बंदी को या किसी इंसान को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट आदेश दे सकती है। परमादेश, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो उसको आदेश जारी करना, ठीक है। तो ये 2 है जो कर सकते हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इंजंक्शन जो है फ्रेंड्स एक अलग चीज है, ठीक है, इंजंक्शन, ठीक है, निषेधाज्ञा,
निषेधाज्ञा जो है वो उस समय जारी की जाती है जब किसी चीज पर टेम्पररी रोक लगानी हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो केंद्र सरकार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पुल बनाने वाली है। अब वो पुल से जो है क्या हो सकता है, आपका जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और खतरा हो सकता है, या किसी कोई मामला और अटका हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन आड़े आ रहा है, तो उसमें परमानेंटली कि भाई देखो अभी फिलहाल के लिए उसको रोक दो, वो आपका रिट की कैटेगरी में नहीं आता है। थोड़े समय के लिए किसी चीज पे रोक लगाना इंजक्शन कहलाता है, वो रिट नहीं है, वो अलग ऐसी नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये दो आपके रिट्स है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला है पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है, कौन से संवैधानिक उपचारों में से किससे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्शोररी, क्वा वारंटो। तो आंसर क्वा वारंटो। मान लीजिए कि कोई अधिकारी आपके सामने कोई एक अधिकारी आया और आपके घर के सामने जो है, ये आपका घर है, ठीक है, उसके सामने आकर जो है गड्ढा खोदने लगा, जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब आप चले गए कोर्ट में कि देखो यार ये अधिकारी के पास में ये अधिकारी नहीं है कि ये काम करे, फिर भी वो काम कर रहा है जबरदस्ती, तो कोर्ट उसमें जबरदस्ती खोद खोद कर उसका पोस्टमार्टम करेगा। भाई तू बता तेरे पास अधिकार कहां से आया, ये किसने दिया तुझे अधिकार ये गड्ढा खोदने का। तो जनरली इसको पोस्टमार्टम बोल दिया जाता है। ये आपकी 2019 की बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कभी अगर आ जाए तो थोड़ा याद रख लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका देखिए मैंडेमस का मतलब क्या होता है, परमादेश। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि तुम वो काम करो, ठीक है, जो तुम काम नहीं कर रहे हो। तो कोई एक ऑफिस होल्डर है, कोई एक अधिकारी है जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से किसी और इंसान के अधिकारों की इंफ्रिंजमेंट हो रही है, उसका अतिक्रमण हो रहा है, तो कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि भाई ये काम तेरे को करना है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एक अधिकारी आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहा, आप गए, अब आपका अधिकार है भाई, आपको वो काम पड़ रहा है उसका, तो वो अपना काम नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट जा सकते हो ताकि आप उसको उसके खिलाफ उसको काम करवाने के लिए आदेश ला सके। परमादेश। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कि किसी जब कोर्ट किसी अधिकारी को आदेश देती है कि तुम ये काम करो, हम तुमको आदेश देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, अब नाउ अब आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपके, ठीक है, प्लीज इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कौन सी कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अपने शुरुआत से लागू किया, मतलब कि जब से वो देश आजाद हुआ तब से वहां पर में हर किसी को, ठीक है, हर एक एडल्ट को वोट देने का अधिकार था, वोट का अधिकार था। तो फ्रेंड्स ना तो ब्रिटेन में हमेशा से लोगों को वोट देने का अधिकार था, ना तो फ्रांस में, बाद में दिया गया। केवल अकेला इंडिया है जिसने जब से आजाद हुआ है तब से सभी को वोट देने का अधिकार है, हर किसी बंदे को। अगर उस वो एक पर्टिकुलर एज उसने अचीव कर ली है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। ब्रिटेन में बाद में दिया गया लोगों को, बहुत सारे लोगों को वोट का अधिकार। फ्रांस में बहुत, फ्रांस में तो इवन जो फीमेल है, ठीक है, उनको 1940s के अंदर में जाकर अधिकार मिला। कई जो है साल तक, करीब पौने 200 साल तक जो है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था फ्रांस में। तो भारत एकमात्र देश है जहां पर में शुरुआत से ही, ठीक है, जब से वो लोकतंत्र बना तब से सभी को वोट देने का अधिकार था उसके पास में, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज डिसाइड कर ली गई, पहले 21 थी, बाद में घटाकर 18 कर दी गई उसको, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार अभी फिलहाल के अंदर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से 18 साल है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब ये एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र 21 साल थी, ठीक है। तो भारत के अंदर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो पहले 21 साल थी वोटिंग की एज, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के जरिए? ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स में, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि सुबह से मैं क्लासेस जो है ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि यार ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बता देने चाहिए एक बार, ताकि आप लोग जो है ये सारे के सारे करके आ जाए। बंगाल की विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल की विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन के जरिए जो है फ्रेंड्स ये किया गया था आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, जिसमें 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। एक्चुअली आर्टिकल नंबर 326 में उम्र होती है कि कितने साल तक, कितने साल के लोग वोट दे सकते हैं, तो इसमें चेंज करना पड़ता है। तो आर्टिकल नंबर 326 में चेंज किया गया, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया उसको, ठीक है। तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, लागू हुआ 1989 के अंदर में, जिससे कि राजीव गांधी के समय में ये हुआ था, 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। आपको पता है पहले आपके जो इलेक्शन कमीशन था उसमें एक ही व्यक्ति होता था, इलेक्शन कमीशन में एक से बढ़ाकर 3 व्यक्ति कर दिए गए, मल्टी बॉडी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन को। वो आज मैंने पॉलिटी वाली क्लास में कराया भी था, ठीक है।
तो वो भी आपका 1989 के अंदर में ही हुआ था वो भी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वापस से पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से, ओके। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1980 के अंदर में हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। 1980 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक ब्रांच है, आरएसएस। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी नागपुर के अंदर में, ठीक है। उसी की एक शाखा है ये, उसी का पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 1980 में बना था ये आप लोगों का, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। कुछ इंपॉर्टेंट वाली पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अप्रैल 1980 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। कुछ और पार्टीज है उनके बारे में बताना चाहूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग इधर में ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए कुछ भी काम की चीज हो रही है, तो सेशन को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर देना, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने, अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को, ठीक है, इससे मदद हो रही है। आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट के ऊपर में भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो आप लोग सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ पर मैं देखिए 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और आपको मैंने जो ई बुक दी थी उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, ये मेरा नाम का वाटरमार्क भी लगा हुआ है, तो ई बुक भी जिसने पढ़ा होगा वो भी कर सकता था इसको। तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये तो मैंने आज जीएस वाली क्लास में भी बताया था। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको बोलते हो आप लोग, सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बी की जोड़ी लगनी है 3 के साथ। देखो कहीं पे एलिमिनेट हो रहा है क्या? यहाँ एलिमिनेट हो गया, यहाँ एलिमिनेट हो गया, यहाँ एलिमिनेट हो गया। आंसर ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी और आगे में भी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। जो आप लोगों का आपको बता दूं फ्रेंड्स कि और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, इसका गठन कब हुआ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1984 के अंदर में इसका गठन हुआ था, 1984 के अंदर में, 1984 में बीएसपी, मायावती वाली, हाथी मेरा साथी, 1984 में। तो सी की जो जोड़ी है वो लगने वाली है 4 के साथ में। सभी लोग लिखो, बीएसपी का स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है। देखिए ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें टूट हो गई थी, ठीक है, वो टूट गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी, ये जो पार्टी है ये बनी थी। सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष अभी, ठीक है, 1964 में बनी थी ये पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, सीपीआई एम इसको कहा जाता है, सीपीआई एम, ठीक है, 1964 में बनी थी। और सीपीआई कब बनी थी? 1925 में, ठीक है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 1 के साथ में, ठीक है। और क्या बच गया आपका? तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी वाली, ठीक है, ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस 1998 में कांग्रेस से टूटकर बनी थी। वो पहले कांग्रेस में थी, ठीक है, जो ममता बनर्जी थी ना, ठीक है, वो पहले कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस से टूटकर ही उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी 1998 के अंदर में, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस 1998 के अंदर में। तो डी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, तो ये आपका हो गया। देखिए ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ओके, इसी वजह से आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। काफी ज्यादा थके हुए हैं सभी के सभी लोग, पूरे की पूरी टीम जो है थक चुकी है पूरे दिन भर से ऑलरेडी, बट जो है आप लोग के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपके काम आ जाए तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए आप सभी लोग, ओके। रिवीजन के लिए आप लोग जो है कमेंट के अंदर में इसके आंसर्स को लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो ये एक आपके लिए पूरी की पूरी सूची। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स उस पर, और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप, दोनों के ऊपर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां से भी आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो। DANISH SHEIKH है, ये याद रखना है। और टीचिंग परीक्षा दोनों चैनल पे आप लोग चले जाइए, दोनों पे आपको मिल जाएंगी परीक्षा। और टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर में भी आप लोगों को इसकी पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स वो हुई थी 1875 में। कहा हुई थी? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर में, ठीक है, यूएसए के अंदर में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना जो है वो की किसने थी? वो की थी फ्रेंड्स, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की, ठीक है, और कर्नल ऑलकोट, ऑलकोट उन्होंने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की थी।
बाद में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से मद्रास में अडियार नाम की जगह वहां पर में शिफ्ट कर लिया था। अडियार मद्रास में भारत के अंदर में शिफ्ट कर लिया था। भारत की पुरानी सभ्यता की स्टडी करने के लिए बनाया था उन्होंने सोसाइटी। और इसी के तहत भारत के अंदर में एनी बेजेंट भारत आई थी, तो एनी बेजेंट इससे जुड़ी हुई थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एनी बेजेंट जो है इसी से जुड़कर भारत के अंदर में आई थी और भारत के अंदर में फिर उन्होंने काम किया। तो एनी बेजेंट, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इससे जुड़ी और भारत के अंदर में आई। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनी बेजेंट सबसे लंबे समय तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षा भी रही, एनी बेजेंट। ठीक है, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेजेंट। तो ये आई क्यों थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से ही भारत में आई थी ये। ओके, तो कुछ ये पॉइंट्स थे आपके जो बता दिया मैंने आपको। भारत के अंदर में केंद्रीय, देखिए आपकी मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को जो कोर्स है उसके अंदर में ई बुक्स फ्री में दी गई थी आप लोगों को। जितने भी 4.0 वाले बच्चे, उन लोगों के लिए 21 तारीख को आपका जो है फ्रेंड्स वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर में कुछ कॉस्टिंग्स जो है फ्रेंड्स हम लोगों को पे करना है उसके अंदर में आपका, क्योंकि जब आपको फ्री में दे रहे हैं तो वो पीछे से कॉस्ट आता है उसका। ठीक है, तो 21 तारीख तक जो है उसको सब लोगों को ऐड कर दिया जाएगा उसका। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? ठीक है, तो उसके अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें उसमें मिलेगी आपको TRE 4 में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में 2002 से 2003 में, 2004 में, 5-6 के अंदर में कब हुई थी? तो आप लोग डायरेक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोग देखिए फ्रेंड्स आंसर आप डायरेक्टली लगा सकते थे कि भारत में पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज के जो मंत्रालय है इसका गठन कब किया गया? तो 2004 के अंदर में किया गया था। ठीक है, 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय बेसिकली पंचायतों की देखरेख के लिए बनाया गया था। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब होता है ये एक गांव है, ठीक है, ठीक है, इस गांव का नाम रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में फूल गांव। ठीक है, फूल गांव नाम रख लेते हैं हम लोग इसका। अब ये जो गांव है इसमें जितने भी वोटर्स है, ठीक है, जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, वोटर लिस्ट में, वो ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। तो ग्राम सभा बेसिकली कुछ और नहीं होती है, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में है वो ग्राम सभा के सदस्य है। वो नहीं है जो ग्राम पंचायत लगती है तो सब लोग बैठे रहते हैं अपनी अपनी चप्पल पे, लोग बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, तो 18 साल से ऊपर के उस गांव के जितने भी लोग हैं ना जिनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, तो मिनिमम एज जो है फ्रेंड्स 18 साल है। 18 साल के बाद में आपका वोटर आईडी बन जाता है, आप ग्राम सभा के सदस्य बन गए अपने। आपको चुनाव उनाव थोड़ी होता है इसमें, हर कोई व्यक्ति जो उस गाँव में रहता है जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर में, वो ग्राम सभा का सदस्य है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? देखिए TRE फीमेल 24/8/2023 में भी आया था क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कब बनाया गया था? तो 2004 में बना था, पंचायती राज मंत्रालय 2004 में, पंचायती राज मंत्रालय 2004 के अंदर में। ठीक है, 900 के करीब लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि 2004 के अंदर में जो है मई 2004 के अंदर में पंचायती राज मंत्रालय बना था। डायरेक्टली पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? अब आप लोग समझिए फ्रेंड्स, ठीक है, एक मैं आपको बताता हूँ, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका वो पंचायत से रिलेटेड है। ये पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था इसमें 73वें संविधान संशोधन के जरिए, और 74th के जरिए पार्ट नंबर 9A जोड़ा गया था, शहरी निकाय नगर पालिका वाला। ये पंचायत ग्रामीण वाला, ये शहरी वाला। जो पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था उससे एक अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल नंबर 11, जिसमें पंचायतों के 29 काम है। मतलब कि ये काम 29 काम पंचायत करेंगी, साफ सफाई का, कहाँ पर में गाँव में क्या बनेगा वगैरह वगैरह। और शहरी निकाय जो है फ्रेंड्स उसके पास उससे उसमें 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 काम है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि एक हाई लेवल क्वेश्चन है, बट लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की इच्छा है तो। ठीक है, जो ये अनुसूची जोड़ी गई 11वें नंबर की अनुसूची, इसका आर्टिकल पता है क्या है? कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ी गई है? इसको जोड़ा गया है, थोड़ा कलर चेंज कर देते ताकि आप लोगों को इसको रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। आर्टिकल नंबर, ठीक है, 243G जो है इसके तहत जोड़ा गया है इसको। ठीक है, 243G के तहत, ठीक है, 243G है ये, G फॉर गधा। ठीक
ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड 243G के तहत। और यहाँ पर मैं आर्टिकल जो है 12वें नंबर की अनुसूची जो है वो 243W के तहत जोड़ी गई है। बहुत सारे ABCD करके आर्टिकल्स जोड़े हैं अपन लोगों ने, ठीक है, तो 243W के तहत जोड़ी गई है आप लोगों की अनुसूची नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या था क्वेश्चन, क्या था, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची जो के 243G के तहत जोड़ी गई है, इसमें कितने विषय है, तो 11वीं में 29 विषय है और 12वीं में 18 विषय है, खत्म बात। मौलिक अधिकार कितने हैं आपके पास में, ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो आप लोगों के पास में जो है फ्रेंड्स हमारे ओरिजिनली कितने राइट्स थे, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, तो लोग 6 लगा के आ रहे, भाई गलत है, ओरिजिनली 7 थे, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई, मौलिक संविधान द्वारा मौलिक रूप से, ठीक है, ओरिजिनली, यहाँ पर मैं बात कर रहा है ओरिजिनली, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनिए आप लोग जो है फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर में, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए प्रेजेंट में कितने हैं तो 6 है, लेकिन यहाँ ओरिजिनली हर एग्जाम के अंदर में ये लिखकर आता है कि भाई आप लोगों का जब भी हिंदी और इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन होगा तो उसके अंदर में इंग्लिश विल प्रिवेल, इंग्लिश विल प्रिवेल मतलब इंग्लिश के अंदर में जो दिया हुआ होगा उसको मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ ओरिजिनली बोला गया था, यहाँ पर में देखिए यहाँ नहीं बोला गया कि जो है उस समय में कितनी थी, तो हिंदी में जिसने पढ़ा उसको लगा 6 होना चाहिए आंसर, लेकिन एक्चुअल में यहां पर में इंग्लिश में 2 जो दिया गया था तो बीपीएससी ने आंसर बी माना। क्यों, क्योंकि बीपीएससी साफ वहां पर में बोला गया कि अगर हिंदी और इंग्लिश के अंदर में कोई कंफ्यूजन रहेगा तो इंग्लिश वाले को माना जाएगा। यहां ओरिजिनली शब्द का मतलब होता है 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, जो 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो 26 जनवरी को लागू हुआ था, उसके अनुसार कितने थे, ओरिजिनली का मतलब ये होता है। वो बात अलग है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है आपका, ठीक है, तो ओरिजिनली जो है फ्रेंड्स 7 थे, ठीक है, और आपका एक ओरिजिनली देखिए यहाँ पर मैं पढ़ाते समय आपको बताया भी था, ये वो स्लाइड है जिससे मैंने पढ़ाया था आपको क्लास के अंदर में पेज में, ओरिजिनली 7 थे लेकिन अभी कितने हैं, अभी 6 है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटाया गया था 1978 में, अब वो कानूनी अधिकार है आपका केवल 301 के तहत, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड कौन सा मौलिक अधिकार का संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है, किसने कहा था ये, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा और दिल है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत सारे आप देख सकते हो यहाँ पर में 14 से 18 तक राइट टू इक्वेलिटी है, समानता का अधिकार, 19 से 22 फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 रिलीजन का अधिकार है आपको, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, केवल माइनॉरिटी को है ये, केवल माइनॉरिटी को। आर्टिकल नंबर 31 हटा दिया गया, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई आपको अधिकार नहीं मिलता तो कोर्ट जा सकते हो आप, कोर्ट जाने का अधिकार आप बोलते हो इसको, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। उसी को आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR आम्बेडकर जो थे उन्होंने, ठीक है, हार्ट एंड सोल कहा था, तो यहाँ तो दिया ही नहीं है वो आर्टिकल आपका, आर्टिकल नंबर 32 वाला, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आप लोगों का क्या है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट केवल माइनॉरिटीज को है, भाषा और धार्मिक तौर पर माइनॉरिटी, तो 32 दिया ही नहीं है इसमें, तो ई इज द आंसर, ठीक है। तो BR आम्बेडकर ने कहा था, ये भी याद रख लेना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। 1000 प्लस लाइक्स कर दिया आप लोगों ने फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सेशन को लाइक के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते जा रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैंने बता देना चाहिए, यूपी जूनियर 2021 में आया था, और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, भारत के अंदर में, ठीक है, भारत के अंदर, अच्छा एक क्वेश्चन तब तक आप लोग आंसर करते ही है, बिहार के अंदर में JDU की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, JDU, इस पार्टी का गठन कब हुआ था ये आप लोग मेरे को बता देंगे कमेंट करके अगर किसी को पता हो तो। भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स मौर्य वंश का शासन रहा, ये मगध का शासन रहा है लंबे समय तक बड़े इलाके पर, मगध, तो मगध का जो इलाका था उसमें अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहले आया था हरियंक वंश मगध में, हरियंक, हरे कलर से बनाता हूँ, हरियंक था वो, हरियंक वंश, जिसका राजा बिंबिसार, अजात शत्रु, ठीक है, उदयन वगैरह थे, ठीक है।
उसके बाद में आया आप लोगों का शिशुनाग, शिशु शिशु नाग वंश, ठीक है। फिर आया आपका नंद वंश, नंद वंश का खात्मा करके आया था मौर्य वंश, मौर्य, और मौर्य का खात्मा करके आया था शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश को कौन से कलर से बनाया भाई अभी, ठीक है चलो इससे बना देते, शुंग वंश, शुंग, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्रोनोलॉजी याद रखनी है, हरियंक, शिशुनाग, नंद, ठीक है। फिर मौर्य वंश लंबे समय तक रहा, फिर शुंग वंश आया था, ठीक है। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। आपको बताया है मैंने, कई सारी क्लासेस लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको लेकर। तो अब आप लोग आंसर करोगे इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ हर कोई बच्चा इसका आंसर कमेंट में कर देगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, आप लोग बताएंगे कि इसमें से क्या इसका आंसर है, ठीक है। देखकर आप लोग बताइए सभी के सभी लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन यूपी जूनियर में आया था, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी आ चुका है, ये एग्जामिनर का जो है ना वो गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीएम का कार्यकाल क्या होता है, पीएम का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। जब तक उसके पास में लोकसभा के अंदर में मेजोरिटी होती है, उसके पास में होता है, तब तक वो चलता रहता है उसका कार्यकाल, ठीक है। पीएम का कार्यकाल इसलिए डिसाइड नहीं किया क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि हमारे को इमरजेंसी सिचुएशन में पीएम को रखने की जरूरत पड़े। अगर 5 साल के लिए रखेंगे उसका कार्यकाल हम निश्चित, तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग ही करोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, पिछला वाला जो है उसको देखकर सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिए। और जिन लोगों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, और कल सबसे फास्ट, सबसे सटीक जो है फ्रेंड्स, फास्ट आंसर आप लोगों को कल पता चलेंगे टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग जैसे एग्जाम से आते हो, आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर आप लोग करेंगे। अब देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है और भारत की रैंकिंग कितनी है, ये करंट में मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब कल ये क्वेश्चन आ गया अगर मान लो आपके एग्जाम के अंदर में, तो तैयार रहना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आंसर यार कमेंट में करते जाओ सभी के सभी लोग, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO, यूनाइटेड नेशन, द वर्ल्ड बैंक, कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। और आप लोगों को इसको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत की रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में, ठीक है, भारत की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग थी 126, 126, ओके, हैप्पीनेस में। और पीस में कितनी थी, चलो आप बताओ। शांति में मैंने ट्रिक बताई हुई है, जो भी बच्चे हैं उन लोगों को याद होगा। शांति के मामले में पीस, शांति में भारत की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स के अंदर में भारत की रैंकिंग कितनी है वो भी आप लोग बता देंगे। देखिए आवाज कुछ बच्चे पूरे कम है, ठीक है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कम होनी चाहिए, बट ये भी हो सकता है कि यार सुबह से पढ़ा पढ़ा के आवाज जो है वो दब गई हो, लेकिन मुझे तो मेरे कान में बराबर से आ रही है आवाज मेरी वाली, ठीक है। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, प्रारंभकर्ता, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जेडीयू की जो है स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों से पूछा, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर किया, कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों ने आंसर नहीं किया। तो बिहार के अंदर में जो जो जनता दल यूनाइटेड है आपका, जेडीयू, ठीक है, इसकी स्थापना, ठीक है, 2003 में हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, औपचारिक रूप से, ठीक है। तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 2003 के अंदर में हुई थी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली, ठीक है। एक जेडीएस है वो अलग है, ठीक है, वो कर्नाटक के अंदर में है आपका, ठीक है। जेडीएस वो HD देवेगौड़ा वाली वो अलग है, ठीक है, कर्नाटक वाली। ठीक है, अगर जेडीएस पूछे ना, जो अभी न्यूज में थी थोड़े समय पहले, ठीक है, जेडीएस कर्नाटक में इसका बेस, ठीक है, HD देवेगौड़ा वाला, ओके। तो उसकी हुई थी 1999 के अंदर में, और जेडीयू की पूछे तो 2003 के अंदर में। वो हरिजन नाम की जो पत्रिका है उसको किसने स्थापित किया था, ये बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, आंसर करते जाइए। तो गांधी जी ने किया था फ्रेंड्स। एक लिस्ट है आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में, ठीक है,
जो टेलीग्राम है उसके ऊपर में मैं अभी डाल दे रहा हूँ आप लोगों को। टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में भी मिल जाएगा, यहाँ पर में टेस्ट भी मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है इसकी। और आप लोग दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी मिल जाएगा आपको DANISHSHEIKH। और टीचिंग परीक्षा की स्पेलिंग भी लिख लीजिए TEACHING, ठीक है परीक्षा, ओके इसके ऊपर में। तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे फ्रेंड जो TRE 4 के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि TRE 4 की ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो 7611101101 9697884444 उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप पर भी जा सकते हो, वहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ओके। चलिए तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे में वीडियोस मिलते रहे आप लोगों को, जो भी आपके काम के वीडियोस है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उन सवालों के जवाब आप लोग कमेंट के अंदर में दे सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना आप लोग जो है यहाँ पर में सीख चुके हो। बताइए बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2003 में, ठीक है 1980 में, ठीक है, या जो है आपका 1885 के अंदर में, ठीक है, या फिर अच्छा एक और चीज है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी, प्लीज इसको भी याद रख लीजिए आप लोग, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आम आदमी, ठीक है पार्टी, क्योंकि ये अभी नई नवेली जो है नेशनल पार्टी बनी है, तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी नवंबर 2012 में, ठीक है नवंबर 2012, प्लीज इसको भी याद रखो। हर कोई बच्चा कमेंट में लिख देगा इसको ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि देखिए बाकी पूछ लिया है, एक दो बच गए हैं, वो बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। जो मेन है, और भी बहुत सारी चीज, बहुत सारी पार्टीज है जिनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 के अंदर में हुई थी। जनता दल यूनाइटेड की मैंने आपको बता दिया 2003 के अंदर में, ठीक है। और ये आप बता देंगे किसकी, इन तीनों में से किसकी किसकी कब कब हुई थी, ये बता दीजिए आप सभी लोग स्थापना, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस की मैंने बता दिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1998 के अंदर में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये दोनों का आप लोग बता दीजिए मुझे कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बता देंगे आप सभी लोग, कमेंट कर दीजिएगा इसको, ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, नींद अच्छे से लेना आप लोग, और ठीक है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में देकर आइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स पूरा योगा का भी इंतजाम किया गया था टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, जिसने भी योगा वगैरह और सब कुछ किया होगा आप लोगों का, ठीक है, होपफुली मुझे लगता है कि उसको मदद मिली होगी, प्राणायाम और अनुलोम विलोम वगैरह से, इन सारी चीज़ों से आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।